हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज की जो वीडियो है, देखिए आपका सीटेट का जो पेपर है वो होने वाला है आपका दिसंबर में, या तो हो सकता है या तो जनवरी में। ये 2 मंथ हैं जिनके बीच में ही आपका जो सीटेट नेक्स्ट सीटेट होगा वो होगा। तो हम लोगों को अपनी तैयारी करनी है, लेकिन उससे पहले किस तरीके का पेपर आता है, कैसा पैटर्न होता है, उसको जानना ज़रूरी है। तो ये है 2024 में जो जुलाई का पेपर आया था, वो भी पेपर 7 जुलाई को जो पेपर हुआ था 2024 में, ये पेपर 1 है। इसी तरीके से मैं पेपर 2 भी आप लोगों के साथ लाऊंगी और पूरे आंसर को आप लोगों को पेपर के साथ पूरे आंसर डिस्कस करूंगी। तो यहाँ पे जो पेपर 1 आया था उसमें आपके देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन पेपर है 30 नंबर का मैथमेटिक, EVS 30 मार्क्स का, और लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, यानी हिंदी इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज आपकी जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो आपका लैंग्वेज हो जाएगा, जो कि टोटल मार्क्स हो गए आपके 150 का ये पेपर है। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस और पैटर्न जानना ज़रूरी है अगर आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं। ये तो है पेपर 1 जो कि CDP का पेपर आज हम लोग देखेंगे, और इसके बाद आगे जो पेपर हैं 30 क्वेश्चंस करके हम लोग देखने वाले हैं। आप लोग अगर पहली बार हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीटेट दिसंबर या में हो या जनवरी में हो, आपका फॉर्म जो है वो सितंबर में आने की पूरी संभावना है और ये आ जाएगा। बहुत सारे लोग इस बार का रिज़ल्ट अच्छा नहीं गया है और काफ़ी सालों से अच्छा नहीं जा रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि लोग डिटेल में पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, लगता है कि ऊपरी पढ़ के चले जाएंगे, तो अब पहले जैसा पेपर नहीं रह गया है कि आप एक सिर्फ बहुत डिटेल में असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस आप समझ लीजिए कि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो नहीं कर पाएगा। तो चले किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं उनको देखते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स, अगर आप पहली बार दे रहे हैं तो आप तैयारी करिए। मेरे साथ पेपर 1 पेपर 2 दोनों कराया जाएगा। तो CDP के जो क्वेश्चन है ना, वो सभी पेपर 1 का भी देखना चाहिए, पेपर 2 का भी अगर आप दे रहे हैं तो भी आपको पेपर 1 का देखना चाहिए। CDP का क्वेश्चन पेपर 1 वालों को भी पेपर 2 का भी देखना चाहिए, क्योंकि वो इधर उधर क्वेश्चन करके आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए किस तरीके के क्वेश्चन इस साल पूछे गए हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, Which of the following would support continuous and comprehensive evaluation? निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा। देखिए, जो व्यापक और निरंतर मूल्यांकन होता है, जैसे हम स्कूल में होते हैं तो एक हाफ ईयरली टेस्ट करा लिया गया, एक एनुअल एग्ज़ाम करा लिया गया और मूल्यांकन हो गया। ये नहीं है, हम पर डे बच्चे को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसकी ग्रोथ के बारे में जान रहे हैं। तो यही है क्या, व्यापक मूल्यांकन। तो श्रेष्ठ कार्य का पोर्टफोलियो, जी नहीं। मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट है। मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात किया जाता है मूल्यांकन में, जो कि पर डे किया जाता है। वृद्धि और अधिगम की प्रगति का पोर्टफोलियो, यही होगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन को अगर आपने समझा है, इवैल्यूएशन आपने पूरा पढ़ा है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे भी समझ को ही इन्होंने टारगेट किया है कि जो बच्चा अच्छे से समझा होगा इस टॉपिक को वही इसको कर पाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है असर्शन रीज़न का क्वेश्चन। देखिए, असर्शन रीज़न के क्वेश्चन इन लोगों का इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आपसे इसी क्वेश्चन में कई तरह की नॉलेज की उन्होंने चेक इन कर ली है। ठीक है, अगर आपको इसी टॉपिक पे पूरी नॉलेज होगी तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे कहा गया है कि शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम अपनी अगर टीचिंग कर रहे हैं तो
तो हमारा कैसा टीचिंग हो रहा है, एक ऑब्जर्वेशन हमें स्वयं का करना पड़ता है और ये सही है, अपने आप को एग्जामिन करना पड़ता है। रीज़न क्या है, समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्थिरता से बाधित होती है। बिल्कुल होती है, लेकिन क्या अभिकथन का कारण सही है? तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कथन और कारण दोनों सही हैं, ठीक है, लेकिन जो कारण दिया गया है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए किस तरीके से समझ पे आधारित क्वेश्चन है, केवल एक टॉपिक हम नहीं कह सकते हैं कि आप ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, यहाँ सब कुछ पूछा गया है, लेकिन फिर भी हम एक ऑब्जर्वेशन लास्ट में देखेंगे कि कौन किस किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अवि कहता है कि मुझे अंकों की समझ नहीं है। अवि अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है? अंकों की समझ नहीं है, यानी उसके अंदर एबिलिटी नहीं है, ठीक है, वो किसी को वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने कोशिश की काम नहीं हुआ, वो ये भी नहीं कह रहा है कि अंकों की समझ एक कठिन काम है, वो ये भी नहीं कह रहा है कि किस्मत अच्छी नहीं है, वो क्या कह रहा है कि मेरे अंदर समझ ही नहीं है, यानी योग्यता का अभाव है, लैक ऑफ एबिलिटी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो बादल इतनी ज़ोर से गरज रहे हैं, लग रहा है कि पूरी बिजली यहीं पे गिर जाएगी, तो बस बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर। और चलिए, बरसात का मौसम है, खाते पीते रहिए, लेकिन पढ़ाई भी अपनी जारी रखिए, क्योंकि जो लोग लास्ट में एकदम सीटेट का फॉर्म भरने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करते हैं उनके पास करने के चांसेस उतने नहीं होते जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। तो पहले से थोड़ी थोड़ी तैयारी अच्छे से करते रहिए, थोड़ी थोड़ी नहीं, अच्छे से करिए, ताकि एक ही बार में सीटेट आपका क्लियर हो जाए। बार बार चीज़ों को, एक ही चीज़ को बार बार करने से अच्छा है किसी चीज़ को अच्छे से एक ही बार में कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपका सीटेट नहीं हुआ रहेगा और अगर वैकेंसी किसी भी जगह से आप आ गई जहाँ पे आप करना चाहते हैं, तो उस समय जो फीलिंग होगी ना वो बहुत ख़राब होगी कि काश मैंने कर लिया होता। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसी के साथ। और अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित दृष्टिकोण है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना, सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, जो उनकी समझ के वर्तमान स्तर से पूरी तरह से असंबंधित हो। असंबंधित है तो फिर कैसे वो समझेगा, वो सीखेगा कैसे भाई, ये तो गलत बात हो गई। उसके बाद कहता है कि छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं। छात्रों को कोई सहायता नहीं देना और उन्हें अपने दम पर संघर्ष करने के लिए छोड़ देना तो फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर तो जो आपका काम है उसको मदद करना, उसको आगे बढ़ाना। छात्रों को ऐसा काम प्रदान करना जिससे वे व्यक्तिगत रूप से प्रतिबंधित और पूरा कर सके। ये तो नेगेटिव सारे टैग वर्ड हैं जो कि बच्चों के लिए, एक टीचर के लिए तो बिल्कुल सही नहीं हो सकते। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पे सेकंड है, जिसमें कहा गया है कि छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनको उचित समर्थन देना है और मार्गदर्शन के साथ काम प्रदान करना है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में, एक सेकंड, क्वेश्चन 5 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? अब भाई एक अच्छा शिक्षक क्या होता है? शिक्षक का ज्ञान का प्राथमिक स्रोत होते हैं। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू करते हैं, या शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए उनके हाल पर छोड़ देते हैं। देखिए,
शिक्षण कार्य पे, उनके हाल पे कभी नहीं छोड़ सकते हैं। निर्धारित पाठ्यक्रम को ज्यों का त्यों लागू कर दें। प्राथमिक स्रोत होते हैं, सुविधा प्रदाता होते हैं। ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। सर्व्स एज अ फैसिलिटेटर। अगर नहीं पता है तो आप अभी भी इस बात को नोट डाउन कर लीजिए कि एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सुविधा प्रदाता के रूप में होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हावर्ड गार्डनर की दी गई बुद्धि की अवधारणा का निहितार्थ है कि सभी लोग दुनिया को समान रूप से समझते और संसाधित करते हैं। यानी आपको गार्डनर से भी पूछ लिया गया है क्वेश्चन, और यहाँ पे वाइगोस्की से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये तो आपको पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है। अलग अलग आयामों के लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। बुद्धि का केवल एक ही आयाम होता है। बुद्धि केवल प्रयोगात्मक अधिगम से संबंधित होती है। तो हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में जो कहा था, उनकी अवधारणा का निहितार्थ है कि जो बुद्धि होती है, अलग अलग आयामों में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती हैं। यानी हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। यानी अलग अलग लोगों की अलग अलग आयामों में अलग अलग योग्यताएं होती हैं। ये ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुबुद्धि की बात की थी उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से अवधारणा के रूप में निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? क्रिया आधारित, छवि आधारित, संकेत आधारित। इसको यहाँ पे देखेंगे एक्शन बेस्ड, इमेज बेस्ड या सिंबल बेस्ड। तो इसको आपको सही क्रम में के अनुसार पहचानना है। देखिए यहाँ पे आपका एक्शन होगा, फिर इमेज होगा, फिर सिंबल आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पे आपका क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है। क्रिया आधारित, छवि आधारित और संकेत आधारित। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। कारण है कि संवेग व संज्ञान एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। देखिए, बात दोनों ही सही है और प्रभावी संज्ञान सुनिश्चित करने के लिए संवेग का सहारा देना चाहिए, और इसी बात को यहाँ पे स्पष्ट कर दिया गया कि है क्योंकि संवेग जो है वो संज्ञान से जो संबंधित हैं। इसलिए ये ऑप्शन आपका जो पहला ही है, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास को एक असतत प्रक्रिया है। जी नहीं, ये एक सतत प्रक्रिया है। विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। विकास के विभिन्न पहलू एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो जो यहाँ पे सही कथन है वो है विकास चक्रीय तरीके से होता है, रैखिक नहीं। ये कथन सही है। तो यही ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। डेवलपमेंट टॉपिक मैंने पढ़ाया है और अभी स्टार्ट किया है, और आगे की जो कुछ चीज़ें पढ़ानी है, और वहीं से क्योंकि मैं सिलेबस से चलना स्टार्ट की हूँ, तो उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक बार पेपर डिस्कस कर लूँ, फिर मैं डेवलपमेंट को कंप्लीट करा के आगे और भी जो टॉपिक हैं वहाँ से स्टार्ट करूँगी। ठीक है। तो आप लोग जो भी लोग सीटेट की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में, सिर्फ आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और जो डेली वीडियोज़ आती हैं बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। और आप वीडियो को पूरा देखिएगा। थोड़ा सा वीडियो देखेंगे तो आपका जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर वो आप पूरी वीडियोस नहीं देखेंगे तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि आप कई चीज़ टॉपिक कोशिश तो की थी, आपने तैयार नहीं हुआ। आपको पूरा समझना पड़ेगा। ठीक है।
मैं पूरी 2-4 बुक्स से आपको ये नोट्स जो भी है पढ़ाती हूँ, तो आप वहाँ से आराम से पूरी वीडियो देखा करिए। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की, देखिए लेव वाइगोस्की का भी यहाँ पे पूछ लिया गया है, और लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। प्रोसेस ऑफ एडाप्टेशन, यूज़ ऑफ इनर स्पीच, प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम या यूज़ ऑफ सेल्फ रीइंफोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी आत्मवाक के द्वारा यूज़ ऑफ इनर स्पीच इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, और ये कहता है कि कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। व्याख्यान विधि बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि बच्चे को अवधारणा को समझाना है। वीडियो दिखाना, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण दिखाना या निर्देशित खोज, तो इसमें से क्या सबसे ज़्यादा रहेगा। गाइडेड डिस्कवरी जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। यहाँ पे नहीं है, और इस ऑप्शन को ज़रा सा ध्यान से देखना चाहिए। जहाँ पे भी नहीं है पूछा जाता है, क्योंकि मोस्टली आंसर क्वेश्चन है वाले होते हैं, नहीं वाले बहुत कम होते हैं, और हम लोग ध्यान नहीं देते, तो हमारा एक क्वेश्चन ऐसे गलत हो जाता है। तो ये सही नहीं है, हमारा एक एक नंबर का बहुत महत्व है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सार्थक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है। रटने व दोहराव, स्मृति सहायक विधियां, विस्तृत दोहराव, संकल्पना चित्रण। देखिए रटना कभी भी आपका सीखने का प्रभावी टेक्निक नहीं है। तो अगर कभी भी रटने की बात आ जाए, समझ के पढ़ना बेटर होता है। जो आपकी प्रगतिशील शिक्षा कहती है, जो NEP कहती है, उसके अनुसार बच्चे को रटाना नहीं है, बच्चे को समझ के पढ़ाना है। ठीक है, तो रटने व दोहराव ये प्रभावी स्मृति की तकनीक नहीं है। ये आंसर नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल फॉर्मुलेटेड क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है। यह खुला प्रश्न है और कई उत्तरों को नहीं है, यहाँ भी पूछा गया है। कई उत्तरों को प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है। इसमें सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा दे रहा है। तो जो नहीं है, अगर ये क्वेश्चन आपको कह रहा है कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि खुला प्रश्न है, तो अनुमति अच्छी बात है। सूचना के विश्लेषण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा दे रहा है, ये भी अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है वाला ऑप्शन पूछा गया है, ये भी सही है, पहला वाला भी सही है। तो जो नहीं है वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे ये जो है मुख्य तथ्य जो मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है, ये आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कक्षा शिक्षण को सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी होना चाहिए। कक्षा में समता केवल मानकीकृत पाठ्यचर्या व आकलन के द्वारा सुनिश्चित की जा सकती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी जो आपका अभिकथन है वो सही है, लेकिन जो कारण है वो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखती है जो रस्टी जैसा दिखता है लेकिन एक अलग नस्ल का है, तो उससे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है? अहं केंद्रिता, वस्तु स्थायित्व, समायोजन या संरक्षण। तो देखिए जीन पियाजे के सिद्धांत को जब आप पढ़ेंगे तो इस तरीके के
एग्जाम्पल्स के थ्रू ही उन्होंने अपनी थ्योरी समझाई है। तो यहाँ पे समायोजन हो रहा है, ठीक है। बच्चा उस तरीके की चीज़ों को देख के वो समझने लग रहा है। तो यहाँ पे जो है समायोजन की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और देखिए बहुत लंबी वीडियो हो जाए इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ। पार्ट 2 जो आएगा CDP का वो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरीके से मैं आपको हिंदी इंग्लिश जो भी इस पेपर में पूछे गए हैं उन सब की वीडियोस आप लोगों को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स, आपके मार्क्स इस बार सीटेट का अगर आपने पेपर दिया था तो कितने मार्क्स आए थे ज़रूर बताइएगा। कहाँ से तैयारी कर रहे थे ये भी बता सकते हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या आप किसी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल पे सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है। कोई पेमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप लोग बस वीडियोस जो भी आती हैं उनको पूरा देख लीजिएगा। तो आपका जो सीटेट नेक्स्ट सीटेट है, मैं एकदम अगर आप पूरी वीडियो देखते होंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।